नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आपके अपने चैनल की मुहिम एक बार फिर से रंग लाई है और हल्ला बोल कार्यक्रम में उठाए गए मुद्दे का असर बड़े स्तर पर देखने को मिला है। दरअसल सरकार ने प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश देते हुए यह कहा है कि कोई भी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल अपने स्टूडेंट्स को किसी खास दुकान से किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसके खिलाफ हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली 2003 के तहत कार्रवाई होगी। यहां आपको यह भी बता दें कि अभिभावक लगातार परेशान थे, जिसकी आवाज आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा बना है। हमने हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल के जरिए लगातार आपकी इस बात को उठाया। हल्ला बोल के जरिए पेरेंट्स की आवाज को हमने सरकार तक पहुंचाया। लेकिन अब यहां पर सवाल यह है कि क्या ग्राउंड पर सरकार के निर्देशों का असर दिखेगा? यह सवाल इंडिया न्यूज हरियाणा का है। सवाल यह भी है कि क्या मनमानी से ये प्राइवेट स्कूल बाज आएंगे? आज इन्हीं सवालों के साथ हम बहस करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, चूंकि पेरेंट्स के द्वारा उठाए गए और इंडिया न्यूज हरियाणा की जो मुहिम है वो रंग लाती हुई दिख रही है, ऐसे में देखना यह है कि जो निर्देश दिए गए हैं उसका असर क्या ग्राउंड पर देखने को मिलेगा। तो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से अभिभावक बेहद परेशान थे, इसलिए इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस मुहिम को चलाया। लेकिन अभी जो निर्देश दिया गया है ये एक बार ग्राफिक के जरिए भी आपको सबसे पहले समझाते हैं कि क्या एक्शन सरकार ने लिया है। सरकार ने यह कहा कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, इस पर सख्ती सरकार ने बरती और सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। पेरेंट्स पर किसी भी तरीके का कोई दबाव स्कूल अब नहीं बना सकते हैं। स्कूल से किताब या यूनिफॉर्म लेने का अब दबाव प्राइवेट स्कूलों के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। किसी खास दुकान से कोई खरीदारी करने का भी दबाव अब इन प्राइवेट स्कूलों को नहीं है। शिक्षा नियमावली 2003 के अनुसार इसमें कार्रवाई होगी। अगर प्राइवेट स्कूल ऐसी मनमानी करते हैं तो फिर इसके खिलाफ सख्ती बरतने के स्पष्ट निर्देश हैं। तो अब सरकार एक्शन में है और एक्शन सरकार का तब दिखेगा जब ग्राउंड के ऊपर भी ये एकदम इसी तरह से एग्जीक्यूट होता हुआ दिखे, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। खासतौर से स्कूल के अंदर आप देखते हैं किस तरह के जो दबाव हैं वो अक्सर पेरेंट्स के ऊपर बनाए जाते हैं कि आपको यूनिफॉर्म स्कूल से लेनी है, किताब किसी पर्टिकुलर दुकान से बताया जाता है आपको लेना है। और इन सब के बीच में जो पेरेंट्स हैं वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि इस मनमानी के चलते पेरेंट्स को अच्छा खासा जो खर्च है वो भी वहन करना पड़ता है और अलग तरह की समस्याएं पेरेंट्स के सामने रहती हैं। लगातार आपने देखा है कि अभिभावक इसको लेकर के शिकायतें करते रहे, इसको लेकर के आवाज उठाते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा है कि जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है वो उस तरह से रुकती हुई ग्राउंड पर नजर नहीं आती। और इसलिए इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस मुहिम को चलाया ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। और सरकार इस पर सख्त भी नजर आ रही है, निर्देशित भी किया गया है। लेकिन जो सवाल इंडिया न्यूज हरियाणा ने सबसे पहले उठाए वही महत्वपूर्ण है कि आखिर इसको ग्राउंड पर एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाएगा। कुछ बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। धन्यवाद। सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुरेश रोड जी, आपका भी स्वागत है। एसएस गुसाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के तरफ से, आपका भी सर स्वागत है। कैलाश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश महासचिव हैं अभिभावक एकता मंच के। कैलाश शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। प्रवीण जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा, चूंकि हम लोगों ने लगातार ये कोशिश की कि पेरेंट्स की जो समस्याएं हैं उनको रखा जाए और अब सरकार ने भी निर्देशित किया कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी किसी भी स्तर पर नहीं चलेगी। लेकिन एग्जीक्यूशन वाले पार्ट्स में हम लोग हमेशा देखते हैं कि वो उस तरह से इंप्लीमेंट होता नहीं है। कैसे इसको आप लोग इंश्योर करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आपका पहला रिएक्शन मैं इसी पर चाहूंगा प्रवीण जी। आयुष, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रही है, मुझे लगता है कि किसी के माइक में प्रॉब्लम है, तो वो डिस्टरबेंस अगर खत्म करवा देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी। दूसरा, जो आपने अपने शुरुआती पैकेज में भी इस बात का जिक्र किया कि हरियाणा सरकार इस विषय पे बहुत संजीदा है, और अब संजीदगी दिखाते हुए हरियाणा सरकार ने बाकायदा प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों को ये आदेश जारी किए हैं, जो आपने अभी यहाँ पे जिक्र किया कि कोई भी स्कूल किसी अभिभावक को किसी दुकान विशेष से पुस्तकें खरीदने, स्टेशनरी खरीदने या ड्रेस खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकेगा। और सबसे महत्वपूर्ण एक शिकायत और थी अभिभावकों की, वो ये थी कि स्कूल अक्सर अपनी जो ड्रेस है 1 साल बाद ये उसको ड्रेस को बदल देते थे,
वो भी अभिभावकों के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता था। तो सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि 5 शैक्षणिक वर्षों तक कोई भी स्कूल अपनी ड्रेस को नहीं बदल सकेगा। और सरकार ने जो आपने सवाल किया कि ग्राउंड पे इसका असर या ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन, देखिए बाकायदा सरकार ने जहां तक फीस का विषय है उसके लिए फीस रेगुलेटरी एक कमेटी बनाई हुई है। अगर किसी अभिभावक को किसी स्कूल से फीस से संबंधित कोई भी शिकायत है तो वो वहां पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। अभिभावक जिला समिति जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई है। अगर किसी अभिभावक को कोई शिकायत है, कहीं से कोई इस तरह की शिकायत मिलती है कि सरकार के आदेशों के बावजूद अगर कोई स्कूल इस तरह की कोताही बरतता है तो वहां पे अपनी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। देखिए इस तरह की शिकायतें सरकार के पास अभिभावकों के जरिए भी आ रही थी। यहाँ पे एक चीज बताना और जरूरी है कि सरकार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम इसके अंदर भी विशेष तौर पे संशोधन किया था, क्योंकि अभिभावकों की जो शिकायतें मिल रही थी सरकार का ये एक दायित्व भी था कि उन शिकायतों का निवारण हो। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम के अंदर संशोधन किया गया और खास तौर पे जो नियम 158 है उसके तहत स्कूलों को ये भी निर्देश दिए गए कि स्कूल अपनी फीस स्ट्रक्चर जो है उसको नोटिस बोर्ड पे चस्पा करेगा। जी। फॉर्म 6 जो है उसको मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए मैंडेटरी किया गया कि फॉर्म 6 भर के मान्यता प्राप्त स्कूल देंगे, जिसके अंदर वो अपनी फीस स्ट्रक्चर किस तरह के चार्जेस है उसका पूरा विवरण देंगे। और अगर मान लीजिए कोई स्कूल अपनी फीस में बढ़ोतरी करना चाहता है, हालांकि उसके ऊपर सरकार ने कैप लगा दिया, एक लिमिट से ज्यादा वो अपनी बढ़ोतरी नहीं कर सकता, लेकिन उसको अपने जो प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर अपनी सुविधाएं क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है उसका पूरा विवरण फॉर्म 6 के अंदर उसको वो कारण भी बताने होते हैं, वो वजह देनी होती है कि मान लीजिए वो अपने टीचर्स की उनको सैलरी इंक्रीज करनी है तो वो अगले शैक्षणिक वर्ष के अंदर अपने स्टूडेंट्स की फीस में बढ़ोतरी, लेकिन उस फीस की बढ़ोतरी जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनिशियली सरकार ने कहा था कि 10% से ज्यादा आप फीस की बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे किसी भी हालात के अंदर। तो सरकार ने अभिभावकों की इन शिकायतों को देखते हुए ये सारे कदम उठाए हैं जिससे कि अभिभावकों को किसी तरह की परेशानी ना हो। हालांकि जो स्कूल्स है, स्कूल वालों के भी अपनी कुछ बातें थी जो उन्होंने सरकार के सामने रखी, तो सरकार उनके ऊपर भी गौर कर रही है। सरकार का मकसद मात्र एक है कि बच्चों की शिक्षा उसका कमर्शलाइजेशन ना हो, और जो प्राइवेट स्कूल है जिस तरह की अभिभावकों की शिकायतें थी, मनमानी के शब्द का आपने भी प्रयोग किया, इस तरह के शब्द का दोबारा से प्रयोग करने की आवश्यकता किसी को ना पड़े। चलिए, मुझे लग रहा है शायद किसी मेहमान की तरफ से कुछ दिक्कत है, क्योंकि माइक की शायद मुझे प्रॉब्लम लग रही है। कोशिश कर रहे हैं प्रवीण जी उसको सही करवाने की, लेकिन मैं कैलाश जी तब तक आपके पास आता हूं। कैलाश जी, चूंकि बहुत लंबे समय से हम लोग देख रहे थे और अभिभावक हर साल जब सेशन शुरू होता है तो इस तरह से परेशान होते हैं, लेकिन अभी जो निर्णय लिया गया है खट्टर सरकार की तरफ से या जो निर्देशित किया गया है, क्या अब आप लोग आश्वस्त हैं? आपको लग रहा है कि इससे मनमानी पर रोक लगेगी? पेरेंट्स जो परेशान होते थे उनकी उस समस्या में कुछ कमी आएगी? कैलाश जी। देखिए, आवाज जरा कट के आ रही है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात रख रहा हूँ जी कि अभी कल जो एक आदेश निकला है सरकार की तरफ से, उसमें एक भयंकर चूक सरकार ने पता नहीं किस वजह से कर दी है, जानबूझ के की है या गलती से हो गई है। मार्च में शिक्षा निदेशक ने एक आदेश निकाला था कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है वो अपने स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें लगाएंगे, प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें नहीं लगाएंगे। इस तरह के 2 आदेश शिक्षा निदेशक से मार्च में फरवरी में सभी फील्ड में जिला शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। जी। तो देखिए, कल का जो एक आदेश निकाला है, जिसकी आज चर्चा भी हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि हरियाणा सरकार ने अभिभावकों के हित में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठा लिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और अपनी की नॉलेज में डालना चाहता हूं कि इस लेटर में एक भयंकर चूक कर दी गई है, उसमें सुधार लाएं। इसमें वो शब्द गायब कर दिया गया है कि सभी प्राइवेट स्कूल अपने स्कूल के अंदर ओनली एनसीईआरटी की किताबें लगाए, प्राइवेट प्रकाशकों की किताब ना लगाए। ये 2 लाइन पैसे कैसे रह गई हैं, हो सकता है गलती से रह गई हो, तो मैं आपके माध्यम से सरकार की नॉलेज में भी ये बात लाना चाहता हूं और अभी की सभी निवेदन करता हूं कि कल जो पत्र निकला है उसको अच्छी तरह से पढ़ लें। उसमें ये दोनों बातें गायब कर दी गई हैं और इसी का फायदा स्कूल प्रबंधक उठा रहे हैं। आज भी हमसे स्कूल प्रबंधकों ने यह कहा कि सरकार ने हमें छूट दे दी है
कि हम एनसीईआरटी की जगह प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें लगा सकते हैं। मैंने कि ऐसी बात नहीं है, इससे पहले 2 लेटर आए, आप उनको पढ़ ले। वो कहते हैं नहीं, कल का लेटर लेटेस्ट है, इसको माना जाएगा। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये एक गुजारिश है सरकार से, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से, अत्री जी से, कुछ लेटर में जल्दी से जल्दी कल। नहीं, ठीक है कैलाश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है, इसका क्लैरिफिकेशन यहाँ भी होगा, और अगर नहीं है तो इस पर हम लोग जरूर संज्ञान हम चाहेंगे कि सरकार के द्वारा लिया जाए। लेकिन एसएस गोसाई जी, आपके पास में आऊंगा, चूंकि प्राइवेट स्कूलों को लेकर के अभिभावकों की बहुत सारी शिकायतें थी। अभी ये जो निर्देशित किया गया सरकार की तरफ से, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और पेरेंट्स जो परेशान होते हैं उनको उस परेशानी से निजात दिलाने के लिए आपको क्या लगता है कि वाकई में जो अभी फैसला लिया गया है सही है और इस तरह से ही इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए, या आपके अपने कुछ ऐतराज हैं? आपका एक रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। एसएस गोसाई जी, एक बार अनम्यूट कर लें आपका माइक, शायद मुझे लग रहा म्यूट है। चलिए, एसएस गोसाई जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, कोई समस्या है। सुरेश रोड जी, इस फैसले को कैसे देखेंगे आप? देखिए, कैलाश जी ने जो बात कही, सबसे बड़ी बात यह है कि ये त्रुटि को सबसे पहले दूर किया जाना चाहिए। और जो ये लेटर निकाला है, तो एक देर आए दुरुस्त आए। वैसे इस सरकार के चलते ही ये समस्या सामने आई, लेटर निकालने की भी जरूरत क्यों पड़ती? तो सरकार पहले कोई प्रयोग करके देखते हैं हर चीज में। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी कोई ऐसी आफत सरकार ने क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी कि खुलते हैं। पहले के टाइम में ऐसा हुआ, अब अगर स्कूल खुले, एक प्राकृतिक मार से देश और प्रदेश बाहर निकला, तो अब इनके सरकार के प्रयोग जो हैं वो एक इस स्तर पे भी शुरू हो गए हैं। कहीं पर किताबों की शॉर्टेज है, कहीं पर स्कूल की मनमानियां हैं, कहीं पर फीस में बढ़ोतरी है, कहीं में शिक्षा का बजट कम करने की बातें हैं। अब ये भी चलता रहेगा और ये मार छोटे बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी भुगतनी पड़ेगी। रही बात, कुल मिलाकर यही है, हम सरकार से इस मुद्दे के ऊपर कोई राजनीति नहीं करना चाहते, बल्कि हम ये कहते हैं कि आज के बच्चे कल के नेता, कल के कर्णधार हैं। तो शिक्षा के ऊपर कम से कम आप इसको गंभीरता से लें, शिक्षा का बजट भी बढ़ाएं और जो सुविधाएं हैं वो दो। मैं आपके चैनल के माध्यम से, बड़ा जिम्मेदार चैनल है इंडिया न्यूज, प्रदेश की सरकार को इस बात के लिए भी आगाह करना। मैं कुरुक्षेत्र से आता हूँ जी, चला जी 50 बस आरक्षित मिलने के, लेकिन इस दिन का एग्जाम, भर्ती का एग्जाम या कोई शिक्षा का एग्जाम हो, बस ड्यूटी नहीं मिलती है हाई पे कहीं भी। तो सरकार चाहती है इससे अगर आप इन सारी बातों को, तथ्यों को इकट्ठा करके एक बार विवेचना करते हैं, एक विश्लेषण करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि सरकार की कहीं ना कहीं इच्छा ये है कि 2 करोड़ रोजगार दे नहीं सकते और यह शिक्षा में विघ्न डालने की कोशिश है इनकी। इससे छोटी बात को चुनी हुई सरकार के द्वारा कि आप बच्चों के लिए भी ये सुविधा नहीं प्रदान कर सकते। अरे आपको हरियाणा रोडवेज की बसें स्कूल के बच्चों के लिए उपलब्ध करानी चाहिए, या अपने 50-60 बसें एक मेले में चला देनी चाहिए 10 से 15 दिन। टॉपिक पे बात की जाए, बेटियों के लिए कैसे मुमकिन होगा ये? तो ये तो बड़ी बात है। ये जो माफिया है किताबों का, उसका, ये इससे अगर इनकी छोटी छोटी बात भी नोट करेंगे, ये कहीं ना कहीं बच्चों का एक प्रोत्साहन देने की बजाय उनका मनोबल तोड़ने की, अभिभावकों का और विद्यार्थियों का मनोबल तोड़ने की कोशिश जगह जगह होती है। अगर हम छोटी छोटी बात पे करते हैं तो फिर कल भी बोलते हैं कि आप कांग्रेस की या बीजेपी की, तो राजनीतिक बात है। आप इतने विषयों के ऊपर आप अगर कुछ नया नहीं कर सकते, जैसा चल रहा है तो ऐसे ही चला दो। चलिए सुरेश रोड जी, आपने जो सवाल उठाए उसका मैं जवाब लूंगा, मुझे पता प्रवीण जी आपको उसका जवाब देना है, लेकिन मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं, एसएस गोसाई जी का एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं। एसएस गोसाई जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल गोसाई जी, मैं भी आपको सुन पा रहा हूं। आपसे मेरा सवाल सर यही है कि ये जो फैसला अभी लिया गया प्राइवेट स्कूलों को लेकर के, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? ऐसा है, मैंने हमारे जो तीनों पैनलिस्ट बैठे हैं उनकी आप बात मैंने सुनी है। ये जो तीनों पैनलिस्ट बैठे, गोसाई जी एक बार अपना स्पीकर ऑफ कर लें आप, मुझे लग रहा है आपने अपना स्पीकर ऑन कर रखा है। हेलो हेलो हेलो
आवाज आ रही? जी जी गोसाई जी अपनी बात रखें। हेलो। चलिए गोसाई जी, मुझे लग रहा है कुछ समस्या है। मैं प्रवीण जी का तब तक रुक करता हूं, मैं अभी आपके पास दोबारा वापस लौटूंगा। प्रवीण जी जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, कुलभूषण जी ने जिस विषय को उठाया कि जो पत्र है, पत्र के अंदर जो एनसीईआरटी की बुक्स, उसको मेंशन नहीं किया हुआ। हालांकि जी, कैलाश शर्मा, सॉरी, कैलाश जी का विषय जो है, हालांकि कैलाश जी ने जो विषय उठाया, स्वाभाविक है अगर कोई स्कूल इस बात की प्ली ले रहा है कि इस पत्र के अंदर ये चीज मेंशन नहीं है इसलिए हमारे ऊपर लागू नहीं होती, तो मैं ये बात का विश्वास दिलाता हूं कि इस त्रुटि को भी खत्म किया जाएगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कैलाश जी, कि जिस वक्त फरवरी के अंदर हरियाणा सरकार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम के अंदर एक अमेंडमेंट कर बाकायदा इस तरह के, क्योंकि जब कानून के अंदर परिवर्तन कर दिया गया, कानून में ये प्रावधान कर दिया गया कि कोई भी मान्यता प्राप्त विद्यालय वो एक लिमिट से ज्यादा अपनी फीस नहीं बढ़ा सकता, उसको फॉर्म भरना अनिवार्य होगा, एनसीईआरटी की बुक्स, और वो किसी भी अभिभावक को इस दुकान से पुस्तकें या ड्रेस खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, वो 5 साल से पहले अपनी ड्रेस को बदल नहीं सकता। जब ये सारी चीजें उसमें मेंशन है, कानून परिवर्तन जी जी, तो, और जो पहला पत्र है, जैसा कि कैलाश जी ने भी बताया कि उसके अंदर एनसीईआरटी का जिक्र था जी, तो मतलब ये है कि जिस भी स्कूल संचालक ने कैलाश जी के सामने इस बात की प्ली लेने की कोशिश की है, स्वाभाविक है वो मंशा उसकी ठीक नहीं है। क्यों सरकार जब एक कानून में परिवर्तन करके ये प्रावधान कर चुकी है, और सरकार का मकसद ये जो नोटिस भेजा गया है, इस नोटिस का उद्देश्य ये है कि जमीनी स्तर पे सरकार ने कानून में जो जो प्रावधान किए हैं वो जानकारी और उनकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली हो जाए, इसलिए सरकार ने एक नोटिस जारी किया। लेकिन कैलाश जी ने विषय उठाया है तो इस विषय के ऊपर बाकायदा दोबारा से गौर किया जाएगा कि कोई भी स्कूल इस तरह की प्ली या इस तरह का बहाना ना बना सके। अब विषय आ जाता है, देखिए कांग्रेसी मित्र में कई बार क्या होता है कि एक बड़ी संजीदा विषय है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, और दर्शक भी ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे संजीदा विषय पे जब चर्चा कर रहे हो तो दर्शकों की जानकारी बढ़े। लेकिन कुछ राजनीतिक दल आके जिस तरह से अब इन्होंने कहा कि साहब ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जो चल रहा था वही चलने देते। अब देखिए, जो चल रहा था अगर वो चलने देते आयुष, तो इस प्रदेश में क्या होता। राइट टू एजुकेशन यूपीए सरकार लेके आई 134 से, जब कांग्रेस सरकार ने 134 ए के तहत 25% बच्चों का एडमिशन होना चाहिए था, खुद ब खुद उसको 2013 में 25 की बजाय 10% कर दिया, और 10% किया लेकिन एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं किया। अब बताइए, जो चल रहा था वही चलता रहने दे। मतलब मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल का प्रवक्ता अगर किसी ऐसे संजीदा विषय पे चर्चा करने आता है तो उसका कर्तव्य ये होना चाहिए कि उस विषय की एक सही जानकारी दर्शकों तक पहुंच जाए। सरकार की तरफ से अगर आपको कोई लगता है तथ्यों के ऊपर आधारित, जैसे कि कैलाश जी ने विषय उठाया कि पत्र के अंदर ये नहीं मेंशन है तो स्कूल इसका एक्सक्यूज ले रहा है, ये विषय है क्योंकि इस कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन अगर आप इस तरह की राजनीति करने की कोशिश करोगे और बिना अपने गिरेबान में जान, बिना ये देखे कि आपने क्या किया है, वो गलत चीज है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने गिरेबान में तो झांका नहीं कि आपने शिक्षा का जिस तरह से मजाक उड़ाया था, वर्तमान सरकार उस तरह की पॉलिसी पे नहीं चलती। हमारे लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अगर मैं उस बातों पे चर्चा करूं, आप इस वक्त का शिक्षा बजट देख लीजिए और हुड्डा साहब की कांग्रेस सरकार का शिक्षा का बजट देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। अरे भाई, आपने कंप्यूटर लैब्स बनाई थी, प्रदेश सरकार का 440 करोड़ रुपया कहा गया, आज तक पता नहीं। जी हमारे को समय मिल जाएगा, प्लीज प्लीज थोड़ा सा हमें भी दीजिए। नहीं बिल्कुल कैलाश जी, आपको पूरा समय मिलेगा, एक बार बस बात कंप्लीट हो जाए, मैं आपके ही पास मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि देखिए, सरकार ने जो कदम उठाया है और जिस तरह से सरकार ने एक्ट में परिवर्तन किया है, मान्यता प्राप्त स्कूलों को इस बात के लिए बाध्य किया है कि वो फॉर्म 6 भरे, फॉर्म 6 के अंदर फीस स्ट्रक्चर को मेंशन करे, बाकायदे अपना फीस स्ट्रक्चर और स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी नोटिस बोर्ड पे इसका डिस्प्ले करे। क्योंकि अगर किसी अभिभावक को लगता है कि मुझसे इनिशियली जो कमिटमेंट की स्कूल ने की थी कि वो सुविधाएं क्या देगा, और अगर वो सुविधाएं नहीं दे रहा है तो उसके लिए भी एक प्रावधान कर दिया है कि आप उसकी शिकायत कर सकते हैं और सरकार उसके ऊपर एक्शन लेगी। सरकार ने तो एक्ट में यहां तक प्रावधान कर दिया है कि 3 बार शिकायत होने पे मान्यता ही रद्द कर दी जाएगी। जी जी, चलिए कैलाश जी, चलिए कैलाश जी, मुझे लग रहा है कुछ सवाल था कैलाश जी का। हाँ कैलाश जी, मैं अत्रि जी की डिबेट से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ कि वो सार्थक बातें कर रहे हैं,
तो मैं एक तो ये निवेदन करता हूं कि वास्तव में इस लेटर का मिसयूज हो रहा है। आप कृपा करके इस लेटर में संशोधित करा करके ये बात भी जोड़ दें कि जो पहला लेटर आया है वो इसमें वो 2 बातें लिखवा दें कि एनसीईआरटी की किताबें लगाई जाएं और प्राइवेट प्रकाशनों की किताबें लगा दें। अगर इस लेटर में देरी हो गई तो अत्री साहब इसका बहुत मिसयूज करेंगे। दूसरी बात, हमने जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद से ये कहा कि मैडम जी आपके पास शिक्षा निदेशक का पत्र भी आ गया है, तो वो कहती हैं कि हमारे पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई है जिससे कि हम कोई जांच करें। मैंने कि मैडम पेरेंट्स डरते हैं आपकी शिकायत करने, हम एक रास्ता बताते हैं आपको, स्कूलों में जाएं और बच्चों के बस्ते को चेक करें। उनके अगर एनसीईआरटी की किताबें निकलती हैं तो उस स्कूल को साधुवाद दें, उसकी शाबाशी करें, और अगर उसमें प्राइवेट प्रकाशक की किताबें निकलती हैं तुरंत मौके पर उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो मैंने उससे कहा कि सबूत तो स्कूल के बच्चों के बस्ते में है मैडम जी, उसको जाकर के देखें। कह रहे हमारे पास इतना समय नहीं है, हम तो जब तक लिखित शिकायत नहीं आएगी तब तक कोई नहीं करेंगे। ये मैंने अतिजात के नॉलेज में डाल दूं, ये डीओ का रवैया यहाँ पर है। अति साहब ने कहा कि हमने फीस के बारे में बहुत अच्छा काम किया है। प्रत्येक मंडल कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है जिसका नाम FFRC है। मैं अति साहब की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि चलिए कैलाश जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, मुझे लग रहा है अब आपके साथ तकनीकी समस्या होगी। एसएस गोसाई जी मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कोई कंप्लेंट आती है उसके आधार पर प्लस हर साल मिडिल सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की लॉटरी के आधार पर 5% के आधार पर आप इनका ऑडिट कराएंगे। अभी जी आप पता लगा लीजिए, मैं सच्चाई रिकॉर्ड के साथ बोल रहा हूँ, किसी भी 6 मंडल कमिश्नर ने ना तो शिकायत के आधार पर और ना जो उनको अधिकार दे रखा 5% के आधार पर किसी भी स्कूल का ऑडिट नहीं किया। जबकि आपकी जानकारी के लिए सभी FFRC ने CA को अपॉइंट कर रखा है और खजाने से उसका पैसा जा रहा है। मेरी अति साहब आपसे 2 ही विनती है, एक तो लेटर में संशोधन करा दे और ये जानकारी ले क्या FFRC ने अपने अधिकारों का प्रयोग किया। चलिए ठीक है कैलाश जी, आपने जो अपना सवाल रखा मुझे लग रहा है प्रवीण जी ने उसको नोट किया, मैं उसका जवाब ले लूंगा, लेकिन एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूं संधू जी से कनेक्ट करने की। संधू जी आवाज आ रही है? जी, मुझे माफ कीजिएगा गोसाई जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं गोसाई जी, क्यों जो ये फैसला लिया गया इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ऐसा है, बहस के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, परंतु जो रूल है शिक्षा अधिनियम के तहत जो 158 है उसमें क्लियर दे रखा है कितनी फीस ले सकते हैं, और अगर उसमें कहीं गड़बड़ है तो उसको एक जो कमिश्नर फीस एंड फंड्स रेगुलेटरी कमेटी बनी हुई है उनके पास शिकायत जा सकती है। ये पब्लिक स्टेज पर पब्लिक मंच पर जाकर के तो हल होगी नहीं है, ये हल होगी कि एक प्रोसीजर बना रखा है, ब्रेक डाउन प्रोसीजर है, जो उनके पास शिकायत करें किसी स्कूल के प्रति। सबको लपेटना अच्छी बात नहीं है, अगर जिस स्कूल के प्रति शिकायत है तो वो पेरेंट उस स्कूल का रिप्रेजेंट कर सकता है अपना केस फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमीशन। अब दूसरी बात यह कि जो चलिए गोसाई जी, आपकी आवाज अभी भी स्पष्ट नहीं आ रही है, मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। सुरेश टोड जी, मैं चाह रहा हूं आप जल्दी से जवाब दें, उसके बाद मैं प्रवीण जी से रिएक्शन लेता हूं। जी, मुझे प्रवीण अत्रे जी की बात बड़ी अटपटी लगी। ये कह रहे पहले क्या चल रहा था, पहले शिक्षा का बजट ज्यादा था, आंकड़ों के साथ हम इस विषय के ऊपर डिबेट कर सकते हैं। पहले स्कूलों में प्राध्यापक, प्रिंसिपल और टीचर थे, आज की डेट में कितने स्कूलों में प्रिंसिपल और प्राध्यापक नहीं है? क्या इसलिए बच्चों का मतलब ये भविष्य खराब किया जा रहा है? दूसरी बात, कितने स्कूल, सरकारी स्कूल हरियाणा में कितने बंद कर दिए इन्हें से पूछ लीजिएगा। हम ये कह रहे भाई आपके बस की कोई नई बात नहीं थी, कैलाश जी नए नए आए हैं, उन्होंने शायद इनसे उम्मीद हो कि ये त्रुटि को ये पूरा कर देंगे, और मैं चाहता हूं कि ये पूरी कर दें। कैलाश जी मैं भी आशावान हूं और धन्यवाद भी करेंगे इनका, लेकिन ये पहले वाली लाइन छोड़ देंगे। अब हमें पता है कि ये बच्चों का साल करे बिना जाए इस लेटर को ठीक कर दें, हम भी यही हैं और आप भी यही हैं। अब इनको हाथ की सफाई है कि पहले क्या चल रहा था। भी पहले तो स्कूलों का क्या परिणाम था, मेरे ख्याल डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रही है अभिनव जी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप नया कुछ अच्छा नहीं कर सकते, समय के अनुसार बदलाव जरूरी है। अगर आप उसमें सफल नहीं हो सकते या आपका इतना मादा नहीं है सरकार में, तो कम से कम आप जो पुराना सिस्टम चला रहा है कम से कम उसको तो बचे रहने दीजिएगा। इन बच्चों का भविष्य, अगली पीढ़ी का भविष्य खराब मत कीजिएगा। कभी कोरोना के बहाने, कभी थाली पिटवा कर,
आपने किसी भी काम में आज तक कोई सफलता प्राप्त की हो तो बताइएगा। स्कूलों के नहीं सुरेश रोड जी भाई, कोरोना का खैर कोई बहाना तो नहीं था, कोरोना तो महामारी थी। अब उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? तो अच्छा रहेगा, प्लीज विषय पर बात करें प्लीज। कोरोना तो खैर कोई बहाना तो नहीं था, और कोरोना में तो क्या सुरेश रोड जी आप भी अपने बच्चे को नहीं भेजते पढ़ने के लिए? उस समय जो बेस्ट पॉसिबल था वो तो किया सरकार ने। हाँ ठीक है, आज के मौजूदा विषय पर अगर आप सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब मैं लेता हूं। प्रवीण जी जवाब दीजिए। नहीं मैं तो मौजूदा पे बोल रहा ना। तो ये है, अरे सुनिए रोड जी, ऐसा है कि कोरोना के विषय पे बहस करेंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस नहीं, मैं कोरोना की नहीं कह रहा, मैं कोरोना की नहीं कह रहा। नहीं सुनिए अब सुन लीजिए, बीच में ना बोलिए। अगर हम ऐसे कोरोना पे बहस करेंगे तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी कांग्रेस, लेकिन मैं विषय से नहीं भटकूंगा। मैंने देखिए सुनिए आप बीच में सुनिए। रोड जी ने देखिए, मैं रोड जी की नहीं आप कर लीजिएगा, आपको जगह नहीं मिलेगी, हमारी सरकार थी क्या? ठीक है, मैं चैनल से ये कहना चाहता हूँ, मैं एक मिनट, मैं चैनल से ये पूछना चाहता हूँ, देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की, जिस तरह से आपने वैक्सीनेशन पे सवाल उठाए। अरे भ्रमित थाली हमने पिटवाई है क्या? लोग थे राहुल गांधी, थाली हमने पिटवाई है, क्या बात कर रहे हो आप? तो पूरा विश्व हमारी थी, काम के लिए जिम्मेदारी किसकी थी? पूरा विश्व में जिम्मेदारी किसकी थी? आप विषय पे तो कोई बात कर नहीं सकते। अरे आप ये हल्की बातें कर रहे हो। ठीक है सुरेश रोड जी भाई, देखिए अब थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिए ना। कोरोना का विषय आप लेकर के आए बीच में, अब उस पर हो गया आरोप प्रत्यारोप। अभी विषय पर आते हैं हम लोग। हाँ देखिए, शिक्षा के हम बात कर रहे हैं, शिक्षा के विषय में साहब कहते हैं कि साहब आपने देख लीजिए हमारी सरकार थी क्या? अरे बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए भाई, आप अपनी बारी में बोला करो, बीच में मत डिस्टर्ब करो। आपने एक सवाल उठाया कि नहीं, बारी में क्या बोलेंगे आप बात कैसे? बहुत ज्यादा। अरे ठीक है सुरेश रोड जी भाई, सुन लीजिए, बच्चों के भविष्य का सवाल है, सुनने थोड़ा सा सुनिए। शिक्षा के बारे में ये नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल मैं चैनल से कहना चाहता हूँ, मैं इनकी ये प्रवचन सुनने नहीं मैं बैठा। मैं इंडिया न्यूज से कहना चाहता हूँ, जब बच्चों के भविष्य पे हम बोलते हैं तो ये फालतू की बात करते हैं और आप उनको इंटरटेन करते हो। अरे आप इंटरटेन करते हो। सुन तो लो आप। अरे रोड साहब भाई सुनिए, रोड साहब सुनिए, रोड साहब सुनिए भाई, अरे सुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, सुरेश रोड जी आप सुनिए, बता रहा हूँ ना, आप सुन तो लीजिए। देखिए आपने पहले तो ये कहा कि साहब देखिए इनके टाइम में शिक्षा का बजट ज्यादा था। देखिए मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, 2013-14 का हरियाणा का जो बजट हुडा साहब ने पेश किया था मात्र 65,000। अतरे जी आप ये बता दो, 9वीं से 12वीं तक का जो आपने 135 की बात की है, रिजर्वेशन बता दो 9वीं से 12वीं में। पहली तो आप फैक्ट्स पे कहीं नहीं हमारे से तुलना कर सकते ना, हर जगह जीरो है। अरे सुन लीजिए ना भाई, 135 से नहीं 134 से। मुझे एक एडमिशन बताइए जो आपकी सरकार ने 134 से में किया हो, एक एडमिशन बता दीजिए, बताइए एक एडमिशन आपने किया हो। क्यों यहाँ पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं? बात कर लेने दीजिए, थोड़ा तथ्यों की बात कर लेने दीजिए, शोर मत मचाए। देखिए पहले तो कहा जी बजट ज्यादा। अरे साहब शोर ऐसा है ना, शोर मचाने की नीति आप लोगों की है, हमारी नहीं। आत्रे जी देखिए ऐसा है, इनको चुप कराइए। अब सुन तो लो ना भाई, सुन लो, आपको पता लग जाएगा तथ्यों का। आपने कहा बजट की बात, जितना आपका कुल बजट था, इस वक्त हरियाणा सरकार के बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके बजट से ज्यादा है। आप शिक्षा का बजट कैसे ज्यादा रख लेते? आप तथ्यों पे बात तो करना सीखो। दूसरी बात, आपने बच्चों के एडमिशन की बात कही 2013-14 के कितना बजट आप बताइएगा? अरे भाई आप बजट बता दीजिएगा मुझे। आपके समय में 13-14 का बजट जो है लगभग 65,000 करोड़ था। इतना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस बजट का, पता है आपको? जाके तथ्य चेक करो। अब आगे सुनिए, सारा कर्जे में दिखा रखा है। अरे अब आप सुन नहीं रहे सुरेश रोड जी, इस तरीके से क्या हासिल होगा? इस तरीके से क्या हासिल होगा? फैक्ट्स पर आइए, थोड़ा फैक्ट्स पर बात करिए। हाँ देखिए अब दूसरी बात, इन्होंने बच्चों के एडमिशन की बात कही है। अगर आप 13-14 जो इनका लास्ट टाइम था, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, अगर आप बच्चों के एडमिशन का प्रतिशत निकाल लीजिए, प्राइवेट स्कूल में 41%, 59% प्राइवेट स्कूल में जाते थे 59% बच्चे, और सरकारी स्कूल में जाते थे 41% बच्चे। ये कांग्रेस के टाइम का। आज का आप निकलवा के देख लीजिए, रिवर्स हो चुका है। सरकारी स्कूल के बच्चों का एडमिशन बढ़ गया है बनिस्पत प्राइवेट स्कूल के। ये रिवर्स क्यों हुआ? क्योंकि सरकार और कम कितने हो गए बच्चे? और दूसरे, अरे फिर कम कितने हो गए? 40% टोटल रह गया। कैसे कम हो गए? कैसे कम हो जाएंगे भाई? आप बच्चों का आंकड़ा भी ले लो। आपने स्कूल बंद कर दिया सरकारी, क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे बहाने मत ढूंढो चर्चा के अंदर। आपने स्कूल बंद कर दिए, मेरे पास आंकड़े हैं। आंकड़े रखो, मैं आपको जवाब दूंगा अगर एक भी आंकड़ा। आपने स्कूल बंद कर दिए। क्वेश्चन का आंसर मत बोलो यहाँ पे, बस आंकड़े लाओ, मैं जवाब दूंगा आपके आंकड़ों का। लेकिन अब मैं बात करता हूँ जो कैलाश जी ने बात की। देखिए कैलाश जी की पहली बात थी, कैलाश जी की उस पत्र की जिसके विषय में मैं बात कह चुका हूँ। इसके बाद कैलाश जी ने एक बात कही कि बहुत से अभिभावक जो है वो शिकायत नहीं करते क्योंकि वो डरते हैं। और कैलाश जी का ये कहना है कि एक रैंडम चेकिंग हो जाए। देखिए रैंडम चेकिंग, कैलाश जी आपको पता है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मान्यता प्राप्त स्कूल है, लगभग 6,000 से ज्यादा स्कूल मान्यता प्राप्त हरियाणा प्रदेश में।
तो मेरा भी यहाँ पे एक छोटा सा निवेदन ये है कि रैंडम चेकिंग में कई बार कसूरवार आदमी बच के निकल जाता है। बेहतर हो आपकी जानकारी में अगर कोई ऐसा विषय है कैलाश जी, तो आप उन अभिभावकों से कह के उसकी एक शिकायत लिखित में दर्ज करवाएं, क्योंकि लिखित शिकायत में जब काम करती होती है। हमने जी 34 स्कूलों की लिखित में शिकायत डीओ फरीदाबाद को दिया, 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। हाँ, ये विषय जी, उसमें विषय ये था कि वहां पे एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है, वहां पे प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स है, जो आपका कहना है। ठीक है, अब आपने देखिए ये बात बताई है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, जैसी ये चर्चा खत्म होगी उसके बाद मैं बात करूंगा डीओ साहब से। उनके पास अगर शिकायत आई है तो हम ये कोशिश करेंगे उस शिकायत के ऊपर एक बार कार्रवाई हो, जांचो कि सच्चाई क्या है, फैक्ट्स क्या है उसके। एक विषय जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो विषय ये था जिसका जिक्र यहाँ पे कैलाश जी ने भी किया था। देखिए कैलाश जी, मेरा छोटा सा निवेदन ये है कि सरकार आप लोगों की डिमांड को देखते हुए सरकार ने शिक्षा एक्ट के अंदर जो बदलाव किया है, 158 के अंदर जो बदलाव किया है, जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाई है, वो ग्राउंड लेवल पे सरकार उसके ऊपर पूरी तरह से संजीदा है। लेकिन जिस तरह से आप जागरूक है, अगर हर अभिभावक आपकी तरह जागरूक होके जो भी कोई कहीं पे कोई कमी त्रुटि है वो सरकार की जानकारी में लेके आएगा, तो वो सरकार की एक मदद हो जाएगी। क्योंकि सरकार की इंटेंशन है हमारे बच्चों को बेहतर और सस्ती शिक्षा मुहैया कराना। इसीलिए सरकार ने जो संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की बात कही है, वो सरकार का यही जो कर्तव्य है उसकी पूर्ति के लिए सरकार है। बाकायदा सरकार ने तो 134 ए को खत्म करके राइट टू एजुकेशन इसलिए लेके आई है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन में 25% बच्चों के एडमिशन का प्रावधान था, तो 134 ए के अंदर 10% था, तो अब 15% ज्यादा बच्चों का एडमिशन हो सकेगा, ये सरकार की मंशा है। दूसरा, राइट टू एजुकेशन के अंदर किसी तरह का एंट्रेंस एग्जाम का प्रावधान नहीं है, मतलब बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। तो सरकार की मंशा, उससे आप समझ सकते हैं कि सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा मिले। तो मेरा निवेदन आप जैसे जागरूक अभिभावकों से भी है कि अगर कोई किसी तरह की त्रुटि उनकी जानकारी में कहीं आती है, तुरंत सरकार की जानकारी में लेके आए। जो आपने दो विषय रखे हैं, मुझे लगता है कैलाश जी, लेकिन अभी सुरेश जी ने एक बात कही थी कि देखिए अब कैलाश जी आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, देखिएगा ये पूरा सेशन निकल जाएगा और ये लाइन आप जुड़वा नहीं पाएंगे उसके अंदर के एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसको आपको उसको जरूरी है कि वही आपको बुक लगानी है, ये आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी छोड़ देंगे, पहले वाली सुरेश जी की इस बात का भी जवाब दीजिए। देखिए एक चीज तो ये है, जब सरकार ने कानून के अंदर एक बदलाव कर दिया, और कानून में जब किसी चीज का बदलाव हो जाता है, आयुष आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उसको कैसे कोई छोड़ सकता है। ठीक है, क्लैरिकल मिस्टेक जिस तरह के कैलाश जी ने हमारी जानकारी में डाली है, हम उसको खत्म दूर करवा देंगे, किसी को इस तरह की प्ली लेने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन कानून के अंदर किए गए बदलाव वो छूट कैसे सकते हैं? इंटेंशन का पता वहां लगता है कि आप कानून में कोई बदलाव ना करो, कानून को आप इंप्लीमेंट भी ना करो, कानून से आप को छेड़ो ही मत, और केवल यहाँ पे आके टेलीविजन पे बात करो। वहां से पता लगता है कि आपकी इंटेंशन ठीक है या गलत है। जब एक चीज कानून बन गई, उससे कैसे बचोगे आप? कानून तो कानून। चलिए, कैलाश जी ने बताया ना, देखिए वो परेशान तो हो रहे हैं कैलाश जी। हाँ कैलाश जी, मैं एक बात और करना चाहूँ, एक बात फिर अत्ती जी से पूछना चाह रहा हूँ कि अत्ती जी आपने कहा 134 से खत्म करके हमने 10 की जगह 25% का आरटी के तहत प्रावधान कर दिया गरीब बच्चों के लिए। तो आपको भी जानकारी है, और हम तो इस अभिभावक मंच की तरह से 23 साल से काम कर रहे हैं। आरटीआई में नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास में दाखिले होते, अन्य क्लास में नहीं होते, और यही बच्चे आगे 8वीं तक पढ़ते हैं। आगे वो उनको पढ़ने की फ्री में गुंजाइश नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ अत्ती साहब, क्या कोई ऐसा जादू की छड़ी सरकार के पास है कि सभी स्कूलों में नर्सरी, केजी और फर्स्ट में दाखिले मार्च अप्रैल में हो चुके हैं, 1 अप्रैल से पढ़ाई शुरू हो चुकी है, सारी सीटें फुल हो चुकी है, और जो आरटी का शेड्यूल जारी किया शिक्षा निदेशक ने, उसकी लास्ट डेट है 15 मई के आसपास, जिसके आसपास गर्मियों में छुट्टी होंगी। मैं अत्ती साहब आपसे निवेदन करता हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, संघ का भी स्वयं सेवक हूँ, और 69 मेरी उम्र है। एक ऐसा कोई इसी चैनल पर बता दीजिए कि सरकार के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है, जब दाखिले पूरे हो चुके नर्सरी, केजी और फर्स्ट में, पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है और गर्मियों में छुट्टी भी हो जाएंगी, तो किस नियम के तहत तो कैसे दाखिले गरीब बच्चों का इस शिक्षा सत्र में कराओगे? प्लीज जरा जनता के सामने बता के जाए। जी जी बिल्कुल। देखिए पहली तो बात यह है कैलाश जी, जो राइट टू एजुकेशन है उसके अंदर आपने पहले फर्स्ट सेकंड नर्सरी का आपने जिक्र किया, आप 8वीं तक के अंदर आपका प्रावधान राइट टू एजुकेशन के अंदर, राइट टू एजुकेशन लॉ का, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा, देखिए आप भी बेहतर जानते हैं कि एक जो सेक्शन होता है, एक सेक्शन के अंदर शिक्षा नीति के तहत बच्चों की संख्या की एक लिमिट है।
लेकिन आपको किसी ने रोक नहीं रखा कि आप एक की जगह 2 सेक्शन बना सको, 2 की जगह आप 3 सेक्शन बना सको, 3 की जगह आप 4 सेक्शन बना सको। ये किसी ने आपको रोका नहीं है। आपकी सेक्शन की लिमिट है, लेकिन 2 सेक्शन बनाने के लिए आपको तो नहीं किसी ने रोक रखा। कौन बनाएगा? पढ़ाई शुरू हो गई सर, पढ़ाई शुरू हो गई है, कौन पढ़ाएगा? अब सुनिए, जिस वक्त सरकार ने राइट टू एजुकेशन बजट सत्र के अंदर सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई कि हम 134A को खत्म के राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को एडमिशन करेंगे। जो बच्चे इस फ्रेश सेशन के अंदर जब वो इंप्लीमेंट होगा, उसके लिए जो बच्चे एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, उनके एडमिशन को कौन रोक रहा है? किसने उनके एडमिशन को मना किया? हमने 2 बच्चों को भेजा सर, प्राइवेट स्कूलों में हमने 4 बच्चों को मंच की तरफ से भेजा कि आरटीई के तहत इनका नर्सरी के, उनका छूटता जवाब, कैलाश जी क्या बात कर रहे हो, हमारी सारी सीटें फुल हो चुकी है, हमारी पढ़ाई भी शुरू हो गई है, आप कौन सी बात कर रहे हो, हम कैसे दाखिले ले रहे, और आप बताइए कैसे कराएंगे आप? देखिए, आपके पास उसका भी एक रेमेडी है। रेमेडी ये है कि अगर कोई, आप किसी प्राइवेट स्कूल में गए, प्राइवेट स्कूल ने आपके सामने एक्सक्यूज बनाया कि आपके उनके पास तो फिल हो गई है सीटें खाली नहीं है, तो सरकार ने आपको शिकायत का प्रावधान दिया हुआ है ना। अब सर आप ये जो प्रोसीजर लगा है वो 15 मई तक गया है सर, वो 15 मई तक। मैं वही कह रहा हूँ कैलाश जी, एक तो ये बीच में डिस्टर्ब ना करें। देखिए, यहाँ पे बहुत संजीदा बात हो रही है, मैं उम्मीद करूंगा बीच में डिस्टर्ब ना करें आप सरोज साहब। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कैलाश जी आपको ये कह रहा हूँ कि सरकार जब किसी नियम को जिस तारीख से लागू करती है, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जिस डेट से सरकार ने उसको लागू कर दिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है। अगर सरकार ये कहती है कि हम राइट टू एजुकेशन के अंदर बच्चों का एडमिशन लेंगे और उसके अंदर सरकार ने बाकायदा लगभग 150 संस्कृति मॉडल स्कूल, नंबर 1। दूसरा, जो सरकारी स्कूल जहां पे ऑलरेडी सरकार ने जिन स्कूलों को अपग्रेड किया। थर्ड वन, जिसकी बात आप कह रहे हो, नजदीक का कोई भी प्राइवेट स्कूल, बच्चे के नजदीक का कोई भी प्राइवेट स्कूल, और अगर वहां पे आपको किसी तरह की ऐसी कोताही नजर आती है, मुझे ये लगता है कि आप प्रोविजंस और उसकी रेमेडीज, इन दोनों को इकट्ठा लेके उसके ऊपर अगर कोई चिट्ठी लिखेंगे, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अत्री जी, जो प्रोसीजर ही 15 मई तक चलेगा, प्रोसीजर है इसका, वो डीसी की कमेटी पे ड्रा निकलेगा, फिर जाएगा, ये भी प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ। अगर ये प्रोसीजर जनवरी फरवरी में शुरू, ठीक है, मैं एक रिएक्शन रोड साहब का ले लेता हूँ, उसके बाद प्रवीण जी आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए चैनल के माध्यम से एक सेकंड प्रवीण जी, हाँ सुरेश रोड जी, बोलिए। देखिए, मैं चैनल को ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने अभी बोली थी बात कि 1 साल निकल जाएगा, अभी देखना कि एक एडमिशन एक बात बोल लिया अत्रे जी को और उसको आधे घंटे से घुमा रहे हैं और फिर कह रहे संजीदा बात हो रही है। आप आरएसएस के बंदे को नहीं समझा पा रहे, कांग्रेस से क्या बात करोगे आप आरएसएस के बंदे को ये नहीं बता पाए पिछले 15 मिनट से। आरएसएस के बंदे भी तो अभिभावक ही है ना भाई, परेशानी तो हर किसी को हो सकती है। रोड साहब आपको भी हो सकती है, रोड साहब आप कांग्रेसी हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे के एडमिशन में दिक्कत होगी तो आपको भी परेशानी होगी। डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ऐसा माइंडसेट पूरी पीढ़ी को बर्बाद करके मानोगे। रोड साहब पहले अपना कुछ करना ना अपने कुछ करने दोगे किसी को। रोड साहब पहले आप पूरी पीढ़ी को बर्बाद करके मानोगे। मैं कह रहा हूँ आप पहले एक बात और कहना चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए एक बात और बात हुई। जब अत्रे जी जो ये कानून बना रहे हैं ना, ये कांग्रेस के टाइम में पढ़े हुए लोग हैं। स्कूलों में बेंचेस आप तो ऐसा कानून बनाने के लिए स्कूलों के अंदर बख्शोगे ही नहीं, छोड़ोगे ही नहीं। लेकिन अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। रोड साहब पहले अपना माइंडसेट बदलिए। कैलाश जी भी इस प्रदेश के नागरिक हैं। अत्रे जी, ये तो आरएसएस के आदमी बता रहे हैं। अरे खुद अरे तो आरएसएस के आदमी है तो क्या हरियाणा वासी नहीं है भाई? आरएसएस का गुनाह नहीं है। नहीं, समस्या तो सबकी हो सकती है, सरकार तो सबके लिए है। सुरेश रोड जी, आपको समस्या होगी तो उसके लिए भी है। मैं ये कह, रोड साहब पहले तो इस बात को समझिए, वो आरएसएस के हैं तभी तो इतने संजीदा है शिक्षा के मामले में, तभी तो इतनी संजीदगी से बात कर रहे हैं, तभी तो विषयों को इतना सीरियस ले रहे हैं। अत्रे जी, आरएसएस को भी शंका है, बात ये मानिए ना। मैं तो ये कह रहा हूँ आरएसएस के हैं तभी वो इतनी संजीदगी से शिक्षा के विषय को ले रहे हैं। यही गुज्जर साहब से मीटिंग कराइए और इस पे कुछ कीजिएगा, हम साथ हैं। मैं ना बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। कैलाश जी ने जो बातें रखी हैं और जिन बातों को मुझे लगता है जिस तरह की बिल्कुल कहूंगा। बच्चों का साल हमारा भी ये कर्तव्य और दायित्व है। कैलाश जी का जो विषय है और उस विषय के अंदर मैं उसको लेके जाऊंगा, खासतौर पे जिन्होंने एनसीईआरटी बुक्स वाला विषय उठाया। अब जिस तरह के कैलाश जी के जितने ग्रीवेंसीज हैं, अगर उन ग्रीवेंसीज के अंदर जो तथ्यात्मक है वो ना हम लेके जाए तो फिर फायदा क्या इस चर्चा का? अब इस चर्चा में बैठे ही क्यों है? इसलिए ये चर्चा कर रहे हैं।
तो सुरेश जी आप पहले अपने माइंडसेट को बदलिए, मेरा केवल आपसे इतना निवेदन। हमारे लिए हरियाणा प्रदेश का हर नागरिक हमारा सम्मानित है, हरियाणा प्रदेश का हर नागरिक हमारे लिए सम्मानित है, उसकी बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि हमारे से अच्छी बात कीजिएगा, कैटेगरी शिक्षा हम सबको बराबर दे रहे हैं और बराबर देंगे, चाहे वो कांग्रेस से संबंधित हो। आप सीटें कम कर दी। देखिए मेरी एक बात और है अतरे जी, चलो आप कैलाश जी की 10 बातें मान रहे हैं, एक बात मेरा भी सुझाव नोट कर लो। बताइए। हर जगह सीटें कम कर दी, सीटें बढ़ा दो। एक तरफ आप सीट कम कर रहे हैं और फिर बाद में बोलते हैं सीएम विंडो पे लगा दो। ना आप बोलते हैं डीओ नहीं मानती या डीओ नहीं मानता तो बोले सीएम विंडो पे लगाओ। आप से बेचारे वो आपके जो आरएसएस के लोग हैं वो फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं। आप कहीं तो जीने दो इन लोगों को। सुरेश जी अब यहाँ पे भी आप देखो कंप्लेंट गई और वो चक्कर काटना शुरू कर देते हैं जासूस की तरह। सुन लीजिए, आप अधिकारियों की भी सुन के देखो बात। आपको पता है सीएम विंडो पे ग्रीवेंसेस दूर करने का प्रतिशत कितना आप जानते हो? आपको पता है कि सीएम विंडो कितना लोगों का फायदा कर रही है? आप आंकड़े तो चेक करो, निकल जाएगा जी। आप इस माइंडसेट को बदलो। अरे आप सुन लो ना, अब आप लाओ और आप कुछ आगे शिक्षक से बिठा के इनकी शिकायतों को दूर करके बच्चों का बताओ। सुरेश जी आपने अपनी बात कह ली, अब मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं आ जाता हूं। अरे आप सीटें कम करने की बात कह रहे हो, पहले तो देखो एक थोड़ा सा इसको क्लियर करें। मैं शुरू से शुरू हो जाता हूं। सुरेश जी हमने सीटें कम की या सीटें बढ़ाई, इस पे हम बात कर लेते हैं। हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी जरूरत स्वास्थ्य सेवाओं में एमबीबीएस की सीटें थी। सुरेश जी आपकी सरकार में कितने एमबीबीएस की सीटें थी हरियाणा में, पता है आपको? मात्र 700। आज कितनी है? 1750। हमने कम की या बढ़ाई? मुझे ये क्लियर कर दीजिए। आपके टाइम में कितने मेडिकल कॉलेज थे? और सुन लीजिए ना, हाँ चलिए, उसमें भी सरकार ने क्या कहा, मैं उस पर बात हमारे बड़े हमारे बात करता हूँ, मैं उस पर भी बात करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बढ़ा दी सीट, आपने गरीबों को तो वंचित कर दिया ना सुरेश जी यहाँ पे भी आप झूठ ना बोलिए। हरियाणा सरकार ने ये कहा, झूठ नहीं है हरियाणा, अरे सुन लीजिए ना, फिर हरियाणा सरकार ने बाकायदा ये कहा कि एमबीबीएस के जिस छात्र को जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसके लिए लोन का अरेंजमेंट सरकार करेगी, चुकाएगी भी सरकार। उस छात्र को नहीं चुकाना, उसको चुकाएगी भी सरकार, अरेंज भी सरकार करेगी। उस छात्र को केवल ये करना है, डॉक्टर बनने के बाद अपने पहले 7 साल हरियाणा सरकार की नौकरी में देने हैं, हरियाणा के लोगों की सेवा करनी है मात्र, उसको और कुछ नहीं करना। उसको तनख्वाह पूरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, उसको लोन सरकार दिलाएगी, उसको चुकाएगी भी सरकार, उस छात्र ने नहीं चुकाना। लेकिन उसको पहले 7 साल हरियाणा प्रदेश के लोगों की सेवा करनी है स्वास्थ्य विभाग में। बताइए हमने क्या गलत कर दिया? दूसरी बात, मेडिकल कॉलेज कांग्रेस ने चुकाना आगे, आप तो चले जाओगे। नहीं, जैसे हम आपके ऑयल बोर्ड कर दिया, जैसे हम आपके ऑयल बोर्ड चुका रहे हैं आज तक, जैसे हम आपके ऑयल बोर्ड आज तक चुका रहे हैं, हमारा 50, हम ऐसा नहीं हमारा तो 50 चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि अब मेरे पास और समय नहीं, आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे आज यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि आज इस चर्चा के अंदर जो बातें कही गई हैं या फिर जो सुझाव अभिभावक संघ की तरफ से दिए गए हैं, अब देखना यह है कि सरकार उनको कैसे दूर करती है और जो निर्देश सरकार ने दिए हैं उसको ग्राउंड पर किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, ये भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा देखेगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।